Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मिसिंग डेटा के ऊपर एक डिस्कशन शुरू किया था कि मिसिंग डेटा क्या होता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी थी और आज मैं आपको मिसिंग डेटा को आर सॉफ्टवेयर में कैसे हैंडल करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। और मिसिंग डेटा के बारे में बात करने के बाद में आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो पहली बात तो ये आती है कि मिसिंग डेटा क्या होता है। आपको मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई एक डेटा सेट आता है तो कभी कभी उसमें से कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे कोई एक एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हमने ये कोई फसल लगाई हुई है और 2 महीने बाद मुझे उस फसल को देखना है कि कितनी फसल आती है, लेकिन हो सकता है कि कोई रात वहाँ पे कुछ जानवर खेत में आ गए और उन्होंने फसल को डैमेज कर दिया, या कोई गाय भैंस आ गई उसने फसल खा ली। तो अब उस फसल का वो वाला हिस्सा तो हमारा ज़ीरो हो गया, लेकिन उस प्लॉट में हमको बाकी जगह तो फसल है। तो इस तरह के डेटा को जो हमारे डेटा में से मिस हो जाता है उसको हम कहते हैं मिसिंग डेटा। इस मिसिंग डेटा को आर में कैसे दिखाया जाए और आर सॉफ्टवेयर में कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में हम आज बात करते हैं। ओके, तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको इस लेक्चर की जो स्लाइड्स है उसको अगर डाउनलोड करना है तो आप हमारे होम पेज home.iitk.ac.in/shalab/SP स्वयं प्रभा, वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे आपको इस कोर्स की PDF फाइल्स मिल जाएंगी। जो भी हमारे लेक्चर्स हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको याद रखना है हमारा नाम है SHALABH, लेकिन हमारे वेब पेज में है SHALAB। ओके, और अगर यहाँ से भी दिक्कत होती है तो आप इस QR कोड को अपने फ़ोन में जो आपके कोई भी एक फ्री का अवेलेबल ऐप हो आप उसे स्कैन कर सकते हैं और वो आपको डायरेक्टली हमारे इस वेब एड्रेस पर ले आएगा जहाँ से आप फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कोई भी इंटरनेट पर सर्च इंजन में आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ में आप अगर बहुत प्रिसाइज होना चाहते हैं तो IIT कानपुर टाइप कर दीजिए। आप हमारे होम पेज पर आ जाएंगे और वहाँ से स्वयं प्रभा का लिंक में आपको क्लिक करने पर आपको इस कोर्स की PDF फाइल्स मिल जाएंगी जो मैंने यहाँ पे लेक्चर्स में इस्तेमाल करी हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मिसिंग डेटा की बात करते हैं। तो मिसिंग डेटा क्या होता है ये तो अब हम समझ चुके हैं। अब हमारा सवाल है कि आर के अंदर हम ये कैसे दिखाएं कि कोई डेटा हमारा मिसिंग है। और दूसरी बात है कि अगर हमारे पास कोई डेटा सेट आता है उसमें से हमको ये पता करना है कि क्या इस डेटा सेट में कोई वैल्यू मिसिंग है। हम आज 2 कमांड्स की बात करेंगे। सबसे पहली बात, आर के अंदर कोई भी मिसिंग ऑब्जर्वेशन को हम NA से डिनोट करते हैं, कैपिटल N कैपिटल A। ओके, अगर हमारे पास, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में उदाहरण लिया था कि किसी पेशेंट का डेटा हमारे पास 7 दिनों का होना चाहिए, तो डे 1 का डेटा मान लीजिए आ गया D1, डे 2 का डेटा आ गया D2, और तीसरे दिन पे हमारा वो पेशेंट मिसिंग हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया NA, कैपिटल N कैपिटल A, और उसके बाद में D4, D5, D6 और D7 हमारे पास ये बाकी डेटा आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट डेटा सेट होगा। और हम आज आपको फिर से बताएंगे एक बार कि यहाँ पर NA लिखना क्यों आवश्यक है। ये NA लिखना यहाँ पर ये आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई डेटा होना चाहिए था लेकिन वो डेटा यहाँ पर है नहीं।
राइट, यहां पर कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन वह है नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसी डेटा सेट को अगर हम ऐसे लिख देते D1, D2, D4, D5, D6 और D7, तो आपको यही तो लगता है कि यहाँ पे खाली 6 वैल्यूज़ हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं और 6 अवेलेबल हैं और एक मिसिंग है। तो जो भी डेटा में आपके मिसिंग वैल्यू जहाँ जहाँ पर हों, आप उस जगह पर डेटा में लिख दीजिए NA। ओके, उसके बाद में अगर हमारे डेटा में कोई NA की वैल्यू है कि नहीं है, इसको पता करने के लिए हमारे पास कमांड है is.NA। ये हमारे स्मॉल लेटर्स में होगा, राइट। जैसा मैंने बताया कि जो कैपिटल NA है ये तो कैपिटल लेटर्स में होगा NA, लेकिन जो is.NA है ये हमारा जो आपके लोअर अल्फाबेट है उसमें होगा। और इसको पता करने के लिए हमको क्या करना है कि हम is.NA लिख करके जो भी हमारा यहाँ पे डेटा वेक्टर का नाम है हम उसको यहाँ पे दे देंगे। और is.NA का आप अगर मतलब देखिए तो क्या है, is.NA मतलब क्या कोई NA है। अभी अगर ये सवाल ये सवाल काहे पर है, ये इस डेटा पर है, मतलब ये पूछ रहा है क्या इस डेटा के अंदर कोई NA है। इसका उत्तर क्या आएगा, या तो आएगा हाँ या ना, अर्थात सत्य या असत्य, अथवा ट्रू और फॉल्स, यही तो आएगा। अब देखिए आपको हमें एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण करके दिखाते हैं। मैंने एक वैल्यू ले ली x और इसको मैंने नाम दे दिया x इक्वल टू कैपिटल N कैपिटल A, मतलब कि मैंने जान करके मैंने कोई एक वैल्यू असाइन करी है जो मिसिंग है। और अब हम इस कमांड का यहां पर इस्तेमाल करते हैं is.NA और हम ये पूछते हैं कि क्या इस वैल्यू x में कोई वैल्यू मिसिंग है। भाई ये तो ऑब्वियस है, आप ही ने इसमें से NA वैल्यू असाइन करी है तो इसके अंदर तो मिसिंग वैल्यू है ही है। लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये है कि आप इसका जो उत्तर आ रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। आपका इसका उत्तर क्या आ गया, ट्रू, मतलब सत्य है। अर्थात आपने मुझसे सवाल पूछा है कि x के अंदर क्या कोई मिसिंग वैल्यू है और हमारा उत्तर है सत्य, ट्रू, अर्थात यस मिसिंग वैल्यू है। ओके, देखिए हम आपको R कंसोल में करके दिखाते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, एक हम वैल्यू लेते हैं x इक्वल टू 2, x क्या आ गया 2। अब x में तो कोई वैल्यू है ना, इसमें तो कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो अगर हम करते हैं is.NA x तो क्या आंसर देगा, फॉल्स। क्यों, ये तो कह रहा है भाई इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। आपने x की वैल्यू ली है 2, इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, आप आराम से आगे बढ़िए। अब हम क्या करते हैं, अब हम x की वैल्यू को हम दे देते हैं NA, कैपिटल N कैपिटल A, और देखिए अब x की वैल्यू क्या आ गई NA। अब हम फिर से इसी कमांड को करते हैं कि is.NA x मतलब जो हमारी x की करंट वैल्यू है क्या उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है, और हम एंटर करते हैं। देखिए उत्तर क्या आ गया, ट्रू, अर्थात मिसिंग वैल्यू है। ओके, तो देखिए इस नियम का पालन करते हुए आप कोई भी अगर आपके पास डेटा सेट आता है तो आपको उसको आंख से देखने की आवश्यकता नहीं है। एज ए प्रोग्रामर आपको कभी किसी डेटा सेट के अंदर जा करके देखने का समय नहीं होता है, क्योंकि डेटा सेट तो बहुत बड़ा होता है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों वैल्यूज़ होती हैं उसमें। और आज के ज़माने में तो हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं जहाँ पे डेटा का साइज़ कोई GB और TB से भी ऊपर पेटाबाइट्स में होता है। तो आपको कुछ एक R में अपने अंदर एक ऑटोमेटेड कमांड चाहिए कि जिससे आप ये पता कर सकें कि इसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। अगर है तो हमारे कुछ और कमांड होंगे और अगर नहीं है तो हमारे कुछ और कमांड होंगे। ओके, अब हम इसी काम को एक डेटा वेक्टर के अंदर करने की कोशिश करते हैं। क्यों, आपके पास कभी कोई एक
डेटा वैल्यू थोड़ी आएगी, आपके पास तो बहुत सारी डेटा वैल्यूज आएंगी। ओके, चलिए अब एक मैंने देखिए डेटा वेक्टर यहाँ पे लिया x और इसमें 3 वैल्यूज हैं और उसको मैंने c कमांड के साथ में कंबाइन कर दिया। इसमें 3 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 12, NA और 14। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं और इसको देख करके पता चल रहा है कि 2 हैं, जो 2 वैल्यूज हैं जो अवेलेबल हैं और एक वैल्यू है विच इज मिसिंग, 1 इज मिसिंग। और कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल हैं? 12 और 14। और कौन सी वैल्यू मिसिंग है? जो आपने NA से दिखाई हुई है। तो अब इस डेटा वेक्टर में हम जब अपना इस डॉट NA का कमांड लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। हमारा आउटकम ऐसा कुछ आ गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने 3 वैल्यू लिखी, 12, NA और 14। यही तो आपका डेटा वेक्टर है। और जैसे ही मैंने कहा इस डॉट NA कहाँ पे करना है? x के ऊपर। ये इस डॉट NA का जो ऑपरेटर है इस ब्रैकेट के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर हर एक ऑपरेटर पर आकर के लग गया, जैसे ये है। अब मुझे ये बताइए इस डॉट NA 12 क्या यहां पे कोई मिसिंग वैल्यू है? नहीं, तो इसने कह दिया फॉल्स। इसके बाद में आप अगली वैल्यू है इस डॉट NA, कौन सी वैल्यू है? कि कैपिटल NA। यहां पे क्या कोई मिसिंग वैल्यू है? आंसर है हाँ, मिसिंग वैल्यू है। तो आपने यहां पे लिख दिया ट्रू। और ये जो इस डॉट NA जब हमने थर्ड एलिमेंट 14 पर किया तो 14 पे तो पर वैल्यू अवेलेबल है, तो इसने कर दिया भाई यहां पर वैल्यू अवेलेबल है, सो यहां पर इसने कर दिया फॉल्स। ओके, राइट। और यही आंसर देखिए आपको यहां पर मिल गया है। तो ये जो पहली वैल्यू है ये डेटा वेक्टर के पहली वैल्यू को करस्पॉन्ड करती है, सेकंड वैल्यू डेटा वेक्टर के सेकंड वैल्यू को करस्पॉन्ड करती है, और जो थर्ड वैल्यू है ये आपको डेटा वेक्टर के थर्ड वैल्यू को करस्पॉन्ड करती है। जैसे देखिए ये जो है ये इस फॉल्स को करस्पॉन्ड कर रहा है। सो जो सेकंड वैल्यू NA है ये आपके सेकंड वैल्यू ट्रू को करस्पॉन्ड कर रही है, और जो थर्ड वैल्यू है 14 ये आपके फॉल्स को करस्पॉन्ड कर रही है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान दी कि जो आपका NA है ये आपका रिजर्व्ड वर्ड है, अर्थात जिस तरीके से आप जब ट्रेन या बस में सफ़र करते हैं और अगर आपने अपनी सीट पहले से रिजर्व करवा ली है तो वहाँ पर सिर्फ आप ही को बैठने को दिया जाता है, उसी तरीके से NA हमारा रिजर्व वर्ड है और इसको हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप कभी ऐसा नहीं करेंगे किसी आपने वेरिएबल का नाम ले लिया है NA। ओके, दूसरी बात, ये जो NA है ये आपका केस सेंसिटिव है, मतलब कि अगर हमको यहाँ पे कैपिटल N और कैपिटल A ही लिखेंगे तभी हमारा R समझेगा कि यहाँ पर कोई वैल्यू मिसिंग है। अगर हम कैपिटल N स्मॉल a या स्मॉल n कैपिटल A या स्मॉल n स्मॉल a करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा और इसको R मिसिंग डेटा की तरह नहीं मानेगा। राइट, अब जरा सा हम इसी ऑपरेशन को पहले R में आपको करके दिखाते हैं। राइट, ओके, अब हम देखिए यहाँ पे ले लेते हैं x इज इक्वल टू C से 2,3 और मैंने कर यहाँ पे कर दिया NA। तो x देखिए क्या हो गया 2,3 NA। अब मैंने यहाँ पर कमांड यूज़ किया इस डॉट NA, क्या इस x में कोई मिसिंग वैल्यू है? तो इसने कह दिया फॉल्स फॉल्स ट्रू, मतलब ये जो फॉल्स है ये जो पहली वैल्यू है 2 इसको बता रहा है कि ये कमांड कह रहा है कि यस कमांड गलत है, अर्थात मतलब इसके अंदर वैल्यू है। दूसरी वैल्यू ही हमारी 3 प्रेजेंट है तो हमारा उत्तर आ रहा है फॉल्स, और तीसरी वैल्यू हमारी मिसिंग है तो इसका वैल्यू हमारा आंसर आ रहा है ट्रू। तो देखिए यहाँ पे डेटा वेक्टर में 3 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर आपको 3 जो ट्रू और फॉल्स के उत्तर मिल गए हैं और ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में ये डेटा दिया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, जरा सा पहले हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप यहाँ पे
स्मॉल एन ए की जगह कैपिटल एन ए कर दीजिए, तो देखिए कमांड को नहीं पढ़ रहा है, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम कहें कि आपने ये जो x की वैल्यू दी थी इसको जरा आप स्मॉल एन ए कर दीजिए, तो देखिए ये x को पढ़ेगा ही नहीं। अगर आप इसमें से एक कटर को कैपिटल कर दीजिए तो भी ये नहीं पढ़ेगा। अगर आप दूसरे कटर को आप अगर कैपिटल कर दीजिए, मतलब कैपिटल ए कर दीजिए, तो भी नहीं पढ़ेगा। जब तक कि आप इसको दोनों एन और ए को कैपिटल लेटर में नहीं देंगे ये नहीं पढ़ेगा। और वही कहानी आपकी इस डॉट एन ए के साथ में भी है। ओके, तो इस डॉट एन ए में आपने कई चीजें सीखी। नंबर 1, कोई भी अगर मिसिंग वैल्यू अगर है तो वहां पर आप उसको कैपिटल लेटर्स में देंगे और सिर्फ एन ए ही देंगे। कि अगर हम ये कहते हैं यहाँ पे आप उसका कोई और नाम करते हो कि मिस अर्थात मिसिंग, ये भी नहीं पढ़ेगा वो। अब आगे की बात में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसी डेटा वेक्टर में एन ए होता है और एन ए नहीं होता है तो हम अपने किसी कमांड को कैसे हैंडल करेंगे और इसके हमारे क्या क्या मतलब होते हैं। एक हमारा फंक्शन होता है मीन। मीन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं x1, x2, सपोज xn, तो कितनी वैल्यूज़ है हमारी, ये n वैल्यूज़ हैं। तो ये जो मीन फंक्शन हमारा होता है ये हमारा अर्थमेटिक मीन निकालता है 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi, अर्थात ये सारी वैल्यूज़ को सम कर देगा x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई हेयर n, राइट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसको आपको इस्तेमाल करके यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो अगर मैंने कोई एक डेटा वेक्टर ले लिया, सपोज x इक्वल टू c 12 प्लस 13 प्लस 14, और इसका अगर हम मीन निकालते हैं तो ये क्या हमको देगा, ये हमको 12 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3 दे देगा। ओके, अब सपोज इसी डेटा वेक्टर में हमारे पास वैल्यू मिसिंग हो जाती है और ये 13 वैल्यू हमारी मिसिंग हो गई और इसको मैंने लिख दिया NA, राइट। तो अब मुझे आप ये बताइए कि अगर हम इस वैल्यू का अगर हम मीन निकालने की कोशिश करते हैं, मीन ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस NA प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या ऐड हो पाएगा? गणित के नियमों के हिसाब से आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा और इसका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। और उसके साथ में आपको एक चीज़ और सोचना है कि आपके डेटा में जब यहाँ पर मिसिंग वैल्यू है तो आपकी इच्छा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप क्या करना चाहते हो। आप तो बेसिकली आर में ये करना चाहते हो कि आप इस डेटा वेक्टर से NA की वैल्यू को हटा दीजिए और जो हमारी बाकी बची हुई वैल्यूज़ हैं, जो हमारी एब्सेंट नहीं हैं, जो हमारी वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं, आप उन वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन निकाल दीजिए। तो अब ये क्या करेगा, ये मीन निकालने की कोशिश करेगा। अब फिर भी मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। ये क्या करेगा, मीन निकालेगा कैसे, से 12 प्लस 14, इसने जो NA की वैल्यू को हटा दिया। अब ये डिवाइड कैसे करेगा, 3 से करना चाहिए या इसी वैल्यू को 2 से करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए। यहां पर हमारा आर्गुमेंट ये है कि आपके पास टोटल 3 वैल्यूज अवेलेबल थी जिसमें से एक वैल्यू नहीं है, तो क्या ये 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3 करेगा या ये जो 2 वैल्यूज अवेलेबल है खाली उनको ही काउंट करेगा, तो और हमको ये 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू देगा। अब आप अगर ऐसे सोचिए क्या सही है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि जितनी वैल्यूज़ का हम सम कर रहे हैं उतनी ही वैल्यूज से हमको उतनी ही संख्या से उसको भाग देना है, डिवाइड करना है। तो जब हम यहाँ पर 2 ही नंबरों का सम कर रहे हैं 12 और 14 का, तो यहाँ पे हमको 2 से ही तो डिवाइड करना चाहिए। ओके, अब समस्या ये है कि इसको कैसे किया जाए और इस बात को आर को कैसे कम्युनिकेट किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा।
मैंने यहाँ पे एक डेटा वेक्टर लिया जिसमें 3 वैल्यूज हैं, 12, NA और 14। तो NA इस मतलब कि एक वैल्यू मिसिंग है। अब अगर हम यहाँ पर मीन ऑफ x निकालेंगे तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये 12 प्लस NA प्लस 14, अब डिवाइडेड बाई आप कुछ भी कर लिए 2 3, क्योंकि ये गलत है ये तो, राइट। इसका उत्तर जब आप दोगे तो ये हमको आपको क्या दे देगा, NA मतलब कि मिसिंग, हम नहीं कंप्यूट कर पाए, हमको कंप्यूट करना समझ में नहीं आया, आर ये कह रहा है आपसे। और ये सही बात है, जब हमको भी नहीं समझ में आ रहा है तो आर को कैसे समझ में आएगा। जब हमको समझ में आएगा तभी तो हम प्रोग्राम लिखेंगे और तभी तो आर को हम सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। अब हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि इस 12 NA 14 वैल्यूज में से NA को हटा दो और 12 और 14 का हमको अर्थमेटिक मीन निकाल दो। तो इन दो वैल्यूज को हम अगर एक सिंपल भाषा में कहना चाहें आर को, तो हम यही तो कहेंगे कि मिस्टर आर अपने डेटा वेक्टर से NA वैल्यू को रिमूव कर दीजिए, NA वैल्यू को हटा दीजिए और फिर जो बाकी बची हुई वैल्यूज हैं उनका आप अर्थमेटिक मीन निकाल दीजिए। तो इन वैल्यूज को आर को बताने के लिए आपको वैल्यूज हटानी है। हमारे पास एक कमांड होता है NA.rm। इसका अगर आप सिंपल भाषा में मतलब समझेंगे तो ये क्या है, रिमूव NA रिमूव। तो ये आपको ये आर भाषा को ये बताने के लिए कि आपको मिसिंग वैल्यू को हटा करके कैलकुलेशन करना है या मिसिंग वैल्यू को साथ में रख करके कैलकुलेशन करना है, ये कमांड आर को आपकी बात को आर तक पहुंचा देगा। तो जब अगर हम यूज करते हैं NA.rm इक्वल टू ट्रू और या इसकी वैल्यू हो सकती है फॉल्स, तो इसका इंटरप्रिटेशन होता है जब हम यूज करते हैं NA.rm इक्वल टू ट्रू, मतलब कि हम आर को कह रहे हैं मिस्टर आर हमारे डेटा सेट में से जितनी भी वैल्यूज NA है उनको हटा दीजिए और बाकी वैल्यूज पर हमने आपको जो भी कमांड ऑपरेट करने को दिया है आप उसको ऑपरेट कर दीजिए। और जब हम कहते हैं कि NA.rm इज इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब होता है कि मिस्टर आर जो मैंने आपको डेटा वैल्यूज दिया है आप उसमें से NA वैल्यू को ना हटाइए और जो भी डेटा एज सच है आप उसका हमको जो भी मैंने कमांड ऑपरेट करने के दिया है, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया है आप उसका पालन करिए। ओके, अब अगर इसी बात को अगर हम अपने मीन फंक्शन पे लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमको आर को बताना है कि जो भी वैल्यूज मैंने एक्स में दी हैं उसका आप मीन निकालिए और अगर एक्स में कोई वैल्यू हमारी मिसिंग है तो आप उसको हटा दीजिए और बाकी वैल्यूज का जो हमारा मीन है आप उसको निकालने की कोशिश करिए। ओके, तो ये जो हमारा कमांड है NA.rm, इसको हम अपने फंक्शन के साथ में यूज करते हैं और आप देखेंगे कि आर में कार्य करने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के फंक्शन होते हैं और ज़्यादातर फंक्शंस में ये वाली सुविधा होती है कि आप ये वाला ऑप्शन दे सकते हैं कि मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल किया जाए। ओके, चलिए अब हम ये काम आपको आर में करके दिखाते हैं। देखिए अब हम एक डेटा वेक्टर बना लेते हैं C 12 13 14। ओके, अब हम देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे मीन ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 39 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 13। राइट, अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर एक वैल्यू को NA कर देते हैं और अब हम फिर से मीन निकालते हैं। तो देखिए क्या आ गया, यह हो गया 12 प्लस 13 प्लस NA डिवाइडेड बाई समथिंग 2 और 3 वॉट एवर यू वांट, दोनों ही गलत हैं। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी NA, राइट, इट इज़ रॉन्ग, मतलब कि ये वैल्यू नहीं आई। अब आप अपने मीन कमांड में आप करते हो मीन ऑफ x NA.rm इज इक्वल टू ट्रू, तो देखिए क्या मिल जाएगी ये 12.5। कैसे हुआ, इसने 12 और 13 को सम किया, 12 प्लस 13 25 हो गया, 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5 हो गया। तो इसने क्या किया, NA वैल्यू को हटा करके बाकी वैल्यूज़ को आपको मीन निकाल करके दे दिया। अब अच्छा एक काम करते हैं, इसी कमांड में जरा हम ट्रू की जगह कर दें फॉल्स, तो देखिए क्या होता है, फिर से NA दे रहा है।
ओके, क्योंकि आपने कहा कि Na की वैल्यू हटाओ मत और फिर से मीन निकाल दो। तो इसने कहा, फिर से इसने 12 प्लस 13 प्लस Na जो आपने यहाँ पे काम किया था मीन निकालने के लिए, जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया, उसने इसी को रिपीट कर दिया। ओके, अब हम चलिए आपको एक काम और दिखाते हैं करके। मैंने अपना ये x का पूरा डेटा सेट लिया, 12, 13, 14, इसमें कोई हमारी मिसिंग वैल्यू नहीं है। और इसमें से हम अब लगाते हैं कमांड मीन ऑफ x। देखिए सबसे पहले तो आ गया मीन ऑफ x, कितना आ गया 13। अब हम इसमें से करते हैं मीन ऑफ x na.rm इज इक्वल टू ट्रू। अब क्या होगा, पहले आप सोचिए। आप कह रहे हो कि na.rm इज इक्वल टू ट्रू है, मतलब कि आप ये r को कह रहे हो कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हमारी मिसिंग है तो आप उसको हटाइए और बाकी वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन निकालिए। कोई यहाँ पे वैल्यू आपकी मिसिंग है? आंसर है नहीं। इसीलिए आपका आंसर देखिए मैच कर गया 13 और 13। और इसी में आप अगर यहाँ पे इसको ट्रू की जगह फॉल्स कर दें तो क्या हो जाएगा? ये कह देगा कि अगर यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको आप हटाइए मत और उसको भी साथ में लीजिए, लेकिन यहाँ तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो देखिए जब आप इसका मीन निकालोगे फॉल्स करके भी तो भी आपको यही वैल्यू देगा। ओके, ये आपको समझना है। और आप इसी फंक्शन को, जो आपने बाकी बहुत सारे फंक्शंस किए हुए हैं, सम, प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट, एसेट्रा इत्यादि, आप उसके ऊपर आप इसको इस्तेमाल करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ओके, अब हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं, जो आप Na को जब आप इस्तेमाल करते हो तब आपको पता चलता है। एक्चुअली में जब आप R में काम करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि कहीं कहीं पर हमारा आउटकम आता है नल, NULL कैपिटल लेटर्स में आता है। कुछ फंक्शन में जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नल। तो बहुत बार लोग ये समझ जाते हैं कि जो नल है इसका मतलब है कि ये डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और जैसे मैंने मिसिंग डेटा को हैंडल किया है, ये जो वर्ड है नल, ये उसी मिसिंग डेटा को ही इंडिकेट कर रहा है। या अगर मैं बहुत आसान शब्दों में कहूँ, उनके लिए Na और नल दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये Na और नल दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों हमारे सेम नहीं होते हैं, यह आपको याद रखना है। Na क्या है? Na एक प्लेस होल्डर है, और ये उस चीज़ का प्लेस होल्डर है जो कभी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी लेकिन आज मिसिंग है। मतलब Na क्या इंडिकेट कर रहा है कि x हमारा एक वैल्यू थी, जैसा कि मैंने पहले के एग्जाम्पल में लिया था कि यहाँ पे आपको जहाँ पर एक पेशेंट का 7 दिनों का डेटा आना चाहिए, तो यहाँ आपके पास पहले दिन का डेटा आ गया, दूसरे दिन का डेटा आ गया, तीसरे दिन में यहाँ पर आपने जगह बना के रखी थी अपने पेशेंट का डेटा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन वो पेशेंट आया नहीं। तो इसलिए ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये इसकी प्लेस है, ये इसकी जगह है। आपने इसके लिए जगह रोक करके रखी हुई थी, लेकिन वो इंसान नहीं आया, वो पेशेंट नहीं आया, तो आपको वैल्यू नहीं मिली, इसलिए यहाँ पर ये Na आया। और इसके बाद फिर आपके पास D3, D4, D5, D6, D7 की वैल्यूज़ आ गई। अब उस उदाहरण में जो मैंने आपको लिया था उसमें से मैंने 50 पेशेंट्स की बात करी थी, और ये पेशेंट आपने पहले दिन फिक्स कर लिए थे कि ये 50 पेशेंट हैं जिनका हम एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे। इन लोगों को हम ये दवा 7 दिनों तक रोज देना चाहेंगे। अब मानिए कि कोई एक हमारा 91वां पेशेंट है, 51 पेशेंट है, और ये जो हमारा आपने एक और पेशेंट लिया है, ये आपका पहले इस 50 के पेशेंट में ग्रुप में शामिल नहीं था। सपोज ये पेशेंट भी आता है और ये पेशेंट भी आपसे कहता है कि आप इसको दवा दीजिए, लेकिन क्या ये पेशेंट आपके ग्रुप में था? नहीं। तो इसके बारे में आप कोई भी रिजल्ट रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे नल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नल है ये उस
चीज को इंडिकेट करता है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो दोनों में क्या अंतर हो गया? NA है, ये हमारा प्लेस होल्डर है, अर्थात कि कोई चीज यहां पर एग्जिस्ट करती थी लेकिन आज वो मिसिंग है। और जो हमारा है नल, ये इंडिकेट करता है कि ये चीज कभी यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ओके, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक और उदाहरण लेता हूं। सपोज एक कॉलेज में कोई कोर्स में 25 सीट्स हैं और उन 25 सीट्स पर लोगों का कलेक्शन होना है कि जो लोग सेलेक्ट होंगे वही वो कोर्स करेंगे। अब 25 लोगों को सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक इम्तिहान रखा हुआ है। अब सपोज कि 100 लोग आपके इम्तिहान में अपीयर होते हैं और 100 लोगों में से 25 लोग आपने सेलेक्ट कर लिए और 75 लोगों को आपने सेलेक्ट नहीं किया है। अब जो हमारे 25 लोग हैं वो जब हमारे कोर्स में आएंगे तो हम उनको एक एक रोल नंबर असाइन कर देंगे और रोज हम उनकी हाजिरी लेंगे, हम उनकी अटेंडेंस लेंगे कि कौन सा कैंडिडेट आया, कौन सा कैंडिडेट नहीं आया, एब्सेंट है कि प्रेजेंट है। अब मान लीजिए कोई भी दिन एक रोल नंबर 5 वाला जो कैंडिडेट था वो एब्सेंट हो जाता है, तो आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है वहां पे आप क्या लिखोगे? एब्सेंट, और बाकी लोगों के लिए लिख दोगे प्रेजेंट। तो यहां पे क्या हुआ? ये जो 5 रोल नंबर वाला स्टूडेंट था ये आपके कोर्स का एक ऑथराइज्ड स्टूडेंट था, तो इसकी वैल्यू को अगर आपको दिखाना है तो आप क्या लिखोगे यहां पे? NA। ओके, अब हम एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। जो आपके 75 लोग जिनका कोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें से अगर कोई आदमी कोई इंसान या कोई कैंडिडेट अगर आपके कोर्स में आता है और वो एब्सेंट होता है तो क्या उसकी आप हाजिरी को अपने अटेंडेंस रजिस्टर में लिखोगे? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने अटेंडेंस रजिस्टर में सिर्फ उन्हीं लोगों की अटेंडेंस लेते हैं, उन्हीं लोगों की हाजिरी लेते हैं जो हमारे ऑथराइज्ड स्टूडेंट होते हैं। और ये जो हमारा स्टूडेंट उस 75 के ग्रुप में से आया है ये मेरा ऑथराइज्ड स्टूडेंट नहीं है, इसका हमारा एडमिशन कॉलेज में नहीं हुआ है, इसका एडमिशन मेरे कोर्स में नहीं हुआ है। तो अगर वो हमारे कोर्स में कभी एब्सेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे नल। क्यों? क्योंकि वो तो कभी हमारे कोर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और जबकि रोल नंबर 5 वाले की आपने अपने क्लास में एक सीट असाइन कर दी थी कि इस सीट पर 5 नंबर का कैंडिडेट बैठेगा, तो आपने उसकी जगह फिक्स कर दी थी। अर्थात रोल नंबर 5 की एक आपके क्लास में प्लेस फिक्स हो चुकी थी, उसका एक प्लेस होल्डर था जहां पर वो बैठेगा। लेकिन जो हमारा 75 में से जो कैंडिडेट आया है उसकी आपने क्लास में कोई भी जगह नहीं दी थी। आपने सिर्फ क्लास में खाली 25 सीट्स रखी थी और 25 लोगों के बैठने का ही आपने इंतजाम किया था। तो ये फर्क है NA और NL में और NA और नल में। ये आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हम अपने R में NA की वैल्यू को कैसे हटा करके हमको कंप्यूट करना है इसकी बात तो करते हैं, लेकिन जो हमारा वर्ड होता है नल, उसका जो आउटपुट है उसके बारे में चिंता नहीं, क्योंकि वो तो कुछ हमारा फंक्शन का आउटपुट दे रहा है। तो हम यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं वो NA की बात कर रहे हैं, NULL की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद आपको मैंने मिसिंग डेटा के बारे में बहुत कुछ बता दिया और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आपने मैथमेटिक्स में या कहीं पे आपने बाकी जगह पढ़ के रखे होंगे, और अगर नहीं पढ़े, मैंने भी तो आपको पढ़ाए हैं। आपको कभी ध्यान गया कि अभी तक आपने कौन से लॉजिकल ऑपरेटर करे हैं? ट्रू एंड फॉल्स, कैपिटल TRUE और कैपिटल में ही FALSE। ये आपको खाली यही तो बताते हैं कि ये सही है गलत है।
इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अगले उल्टे क्या होते हैं, अगली जो लॉजिकल नहीं होते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास कोई संख्या है 2 और 3, उसको अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5, तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इनका उत्तर खाली हाँ या ना में आता है, सही या गलत में आता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 ट्रू और फॉल्स लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर और भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और इनका बहुत सारा काम होता है। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और मुझको ये पता करना है या मुझको उस 100 स्टूडेंट्स में से उन स्टूडेंट्स को बाहर करना है जिनके नंबर 50 से कम आए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक कैंडिडेट के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आपके इम्तिहान में कितने नंबर आए हैं। अगर वो हमसे बताता है कि उसके नंबर 50 से कम है तो उसको हम एक अलग ग्रुप में डाल देंगे, और अगर वो बताता है कि उसके नंबर 50 से ऊपर हैं तो इसको हम अलग ग्रुप में डाल देंगे। तो एक ग्रुप हमारे पास हो जाएगा ऐसे स्टूडेंट का जिनके नंबर 50 से कम है, और एक ग्रुप हमारा हो जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स का जिनके नंबर 50 से ऊपर हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हर स्टूडेंट से मैंने एक ही सवाल पूछा, क्या आपके नंबर 50 से कम है? अगर उसका आंसर आता है हाँ तो इसको मैंने इस वाले ग्रुप में डाल दिया, अगर उसका उत्तर आता है नहीं तो उसको मैंने एक अगले ग्रुप में डाल दिया। अब इस तरह के आप जरा ऑपरेशन सोचिए, आप अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं। आप जब सामान खरीदने जाते हैं, अगर आपको एक अपनी कमीज़ खरीदनी है, आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपके पास वहाँ पे बहुत तरह की दुकानें होती, जहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं, साइकिल भी मिलती है, घर का सामान भी मिलता है, बर्तन भी मिलते हैं, मसाले भी मिलते हैं। आप क्या करते हो, सबसे पहले कहते हो मुझको सारी दुकान में नहीं जाना है, मुझको सिर्फ उन्हीं दुकानों में जाना है जहाँ पे कपड़े मिलते हैं। आप वो क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर ही तो है। तो लॉजिकल ऑपरेटर तो हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद कभी सोचा नहीं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो आज हम यहाँ पे आपको हमारे पास कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और हम उनको आर में कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, हमारे पास आर में कई तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स ट्रू और फॉल्स के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, और जो हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, मतलब कि इनको हम इसके अलावा और कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे ट्रू और फॉल्स 2 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी ऑपरेटर होते हैं, और वो देखिए मैंने इस टेबल में दिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे ऑपरेटर लिखा हुआ है और उसका आउटकम क्या आता है, ये क्या काम करता है, इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, इसके बारे में लिखा है। देखिए पहला मैंने ऑपरेटर लिखा है यहाँ पे ग्रेटर देन। आप अगर देखेंगे ना, ये सारे जो सिंबल बने हुए हैं ये सब आपके कीबोर्ड में होते हैं। तो ये साइन हमारा क्या है, ग्रेटर देन। आपको गणित में भी पता है कि हम इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमको 2 नंबरों को या 2 एक्सप्रेशन को कुछ ये चेक करना होता है कि क्या ये नंबर इस नंबर से ज़्यादा है कि नहीं है। मैं छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल है ये नंबर इस नंबर से ज़्यादा है कि नहीं है, बस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये नंबर इससे छोटा है। अर्थात अगर हम यहाँ पे 2 नंबर लें 8 और 4, तो हम सिर्फ ये पता करना चाहते हैं कि ये नंबर 8 4 नंबर से ज़्यादा है कि नहीं है। अर्थात इज़ 8 ग्रेटर देन 4 और नॉट, अर्थात 8 4 से ज़्यादा है कि नहीं है। इसका आंसर 2 ही आएगा, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर हम ये सवाल करते हैं कि 8 4 से छोटा है कि नहीं है, तो ये और ये सवाल दोनों अलग अलग सवाल हैं, राइट? ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं।
तो इसी तरीके से इन डिफरेंट कामों करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर हैं। तो पहला ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम, ये हमारा ग्रेटर देन है। दूसरा ऑपरेटर हमारा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो आप गणित में एक सिंबल बनाते हैं ना ऐसे करके। अब आर में तो ऐसा सिंबल बन नहीं सकता, तो उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू जो उसका मतलब है उसमें से दोनों सिंबल को एक साथ लगा दिया गया है। तो ये देखिए आपका सिंबल हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे हम पता करने की कोशिश करते हैं क्या कोई नंबर किसी नंबर से ज़्यादा या उसके बराबर है। कैसे कि अगर हम कहें क्या 7 से ज़्यादा या उसके बराबर है, आंसर आता है यस, क्योंकि ये बराबर है। इसी तरीके से हमारे पास एक ऑपरेटर होता है लेस देन, अर्थात ये केस करता है कि क्या कोई नंबर किसी नंबर से छोटा है। और इसके बाद एक और ऑपरेटर होता है जो हम लोग गणित में इस सिंबल से डिनोट करते हैं, लेस देन और इक्वल टू। तो इसको हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों ऑपरेटर को, दोनों सिंबल को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, और ये हमको बताता है कि क्या कोई नंबर किसी नंबर से छोटा है अथवा बराबर है। ओके, अब हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, यहाँ पे हम जो इक्वलिटी साइन है, बराबर का चिन्ह है, उसको हम 2 बार लिखते हैं। ये भी हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है और ये केस करता है कि एग्जैक्टली इक्वल टू, अर्थात कि अगर हम कहें कि हमारे पास x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था और इसीलिए शुरू में बताया था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अर्थात ये जो एक हम जब सिंगल सिंबल का यूज़ करते हैं, अर्थात अगर हम एक ही बार इक्वलिटी साइन या बराबर का चिन्ह लिखते हैं, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जब हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 की जो वैल्यू है वो हमारी x में निहित कर दी गई है। लेकिन हम जब यहाँ पे x बराबर 2 बार लिखते हैं और फिर लिखते हैं 2, तो ये खाली ये चेक करेगा क्या x की वैल्यू 2 के बराबर है या नहीं है। इसका अर्थ है कि इसका आंसर 2 ही में आएगा, या तो ट्रू और या फॉल्स। ओके, तो ये हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है। और जब हम सिंगल इक्वलिटी साइन की बात करते हैं, जैसे ये है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। और अब इसी का उल्टा क्या हो गया, जब हमने एग्जैक्टली इक्वल की बात करी तो इसका हमारा उल्टा भी आ जाएगा, नॉट इक्वल टू। आप गणित में अगर आपको याद हो, आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो ये जो हमारा नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है, इसको हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन, देखिएगा आपके कीबोर्ड पे ये वाला एक सिंबल होता है, एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदु बना होता है, और उसके साथ हम इक्वल टू लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि नॉट इक्वल टू। ओके, जैसे हम करते हैं ना कि 3 इज नॉट इक्वल टू 2, ये तो लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेटर है। लेकिन अगर हमको करना है 3 नॉट इक्वल टू 2 ऐसे, तो इसका आंसर हमारा 2 हिस्सों में आएगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और ऐसे ही हमारा एक और ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर, उसको हम बोलते हैं निगेशन। निगेशन मतलब नहीं, कि जो चीज़ अगर नहीं हो रही है उसको हम यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे जो सारे मैंने यहाँ पर आपको ऑपरेटर बताए हुए हैं, ये हमारे सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इनका हम कोई भी सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे आपको इनका उपयोग दिखाते हैं। उसके पहले हम एक और भी हमारे पास 2 और तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है एंड और एक होता है और। हिंदी में अगर हम बात करें, एक हमारा वर्ड होता है कथा, या इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं और एक वर्ड होता है अथवा। राइट, तो ये जो कथा होता है या जो हिंदी का और होता है, इसको हम एंड से दिखाते हैं। एंड को 1 बार लिखते हैं या हम एंड को 2 बार लिखते हैं। और ये जो वर्ड होता है अथवा, इसको हम खड़ी पाई से दिखाते हैं,
एक बार या दो बार। एक्चुअली में ये जो खड़ी पाई है ये अथवा को इंडिकेट करती है, और ये जो एंड हाइपरसेंट एंड वाला साइन है ये हमारे कथा को दिखाता है। दोनों का क्या मतलब होता है? अगर हमारे पास दो वाक्य हैं कि हम आपको आम और या तथा अमरूद देंगे, मतलब कि हम आपको आम भी देंगे और हम आपको अमरूद भी देंगे। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम आपको आम अथवा अमरूद देंगे, इसका मतलब क्या है कि या तो हम आपको आम देंगे या हम आपको अमरूद देंगे, दोनों में से एक ही चीज को आपको हम देंगे। ओके, तो ये जो हमारा खड़ी पाई का सिंबल है ये हमारे अंग्रेजी का जो OR है और उसको इंडिकेट करता है, और ये जो हमारा एंड है ये हमारा जो कथा या हिंदी का जो और है इसको डिनोट करता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो और हिंदी का और इंग्लिश का जो OR और है दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जब लॉजिकल ऑपरेटर्स अपने इस एंड और की बात करते हैं तो हमारे पास इनको इस्तेमाल करने के दो तरीके होते हैं कि हम इसको एक ही बार लिख दें या इसको हम एंड को दो बार लिख दें, और अगर हम और ऑपरेटर की बात करते हैं तो उसको हम एक खड़ी पाई से लिख दें या हम दो खड़ी पाई से लिख दें। एक्चुअली में दोनों का इस्तेमाल अलग अलग होता है। जो आपका ये छोटा वाला फॉर्म है जहाँ पे मैंने एक ही बार लिखा हुआ है ये एक्चुअली में एलिमेंट वाइज कंपैरिजन करता है, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारे बाकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। लेकिन ये जो लंबा वाला फॉर्म है जहाँ पे मैंने दो बार एंड या दो खड़ी पाई बनाया हुआ है, ये हमारा बाएं से दाएं की ओर चलता है, और ये खाली किसी भी डेटा वेक्टर के खाली पहले एलिमेंट को ही इस्तेमाल करता है। जो अपना ये ऑपरेशन है सिर्फ खाली ये जो उस डेटा वेक्टर का पहला एलिमेंट है खाली उस पर चलेगा और उसके बाद ये रुक जाएगा, राइट। और उसके बाद ये जो भी उसके आगे के सिंटैक्स होंगे, जो भी कमांड होंगे, उनको ये खाली उस पहले डेटा वेक्टर की वैल्यू पर इस्तेमाल करेगा। ये जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा। मैं इस स्लाइड को मैं आगे अभी जब मैं आपको उदाहरण ले लूँगा देन मैं आपको फिर से दिखाऊंगा और फिर से मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैंने यहाँ पे इस स्लाइड को इसलिए बता दिया सो दैट कि आपको एक ही बार में ये पता चल जाए कि आपके पास कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए चेक करना चाहते हैं कि वो सही है कि गलत है। सही गलत हमारा होगा ट्रू और फॉल्स के, जो हमारे कैपिटल TRUE और कैपिटल FALSE है उसके संदर्भ में। तो हमारे पास कमांड होता है इस ट्रू, लेकिन आप ध्यान दोगे यहाँ पे ट्रू हमारा कैपिटल में और IS हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, और इसके अंदर हम अपना जो भी कमेंट है कमांड है हम उसको लिख देंगे। और ये टेस्ट करता है कि जो भी मैंने पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे X लिखा हुआ है ये क्या सही है। जैसे कि अगर हम कह दें यहाँ पे इस ट्रू से हेयर 4 greater than 2, तो ये टेस्ट कर रहा है कि क्या 4 2 से ज़्यादा है। आंसर है यस, ये आपको आंसर दे देगा ट्रू। ओके, और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इस ट्रू 4 less than 2, ये तो गलत है, तो ये हमको आंसर दे देगा फॉल्स। तो ये हमारा इस ट्रू का काम होता है। अब हम, और ये सारे हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं। ओके, जैसे एक्स और इस ट्रू और ये कैपिटल ट्रू कैपिटल फॉल्स, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये ट्रू और फॉल्स भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और ये हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं। अब हम देखिए यहाँ पे छोटा छोटा उदाहरण लेते हैं और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, और फिर हम इसको आपको R कंसोल में भी करके दिखाएंगे। देखिए, पहला मैंने उदाहरण लिया 8 greater than 6, क्या 8 6 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यस, ट्रू। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? ट्रू। और अगर हम कहते हैं कि क्या 9 4 से छोटा है, तो उत्तर आ जाएगा नहीं, और हमारा R में उत्तर आ जाएगा फॉल्स, राइट। ये देखिए, ये इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। अब अगर हमारे पास इसी सवाल को हम एक और
तरीके से पूछना चाहते हैं, इज 7 लेस देन 5, अर्थात क्या 7 5 से छोटा है। अब इस सवाल को आर में देने के लिए हम अपना कमांड यूज करेंगे इज ट्रू। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि इस ट्रू के कमांड में आई एस स्मॉल लेटर्स में आएगा और टी आर यू ई कैपिटल लेटर्स में आएगा। और हम अपने यहाँ पे सवाल को लिखते हैं। सवाल हमारा क्या है, 7 इज लेस देन 5, और मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये सही है, ये तो गलत है, तो ये इसका आंसर हमारा आ जाएगा फॉल्स। और ऐसे ही अगर हम पता करना चाहें कि क्या 4 3 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसी कमांड को यूज़ करेंगे इज ट्रू, आई एस स्मॉल लेटर में और टी आर यू ई कैपिटल लेटर्स में, और अपना सवाल हम इस पैरेंथेसिस के अंदर में लिख देंगे। हमारा सवाल क्या है, 4 ग्रेटर देन 3, क्या 4 3 से बड़ा है, बड़ा तो है ही है, तो हम जब इसको आर पे कंप्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू, मतलब कि ये हमारा इसका स्टेटमेंट सही है। अब अगर आप देखें यहाँ पे, चाहे मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया या ये वाला या ये वाला, इनके सभी के आंसर हमारे खाली ट्रू और फॉल्स में आ रहे हैं, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमको जो भी हमारा उत्तर है खाली ट्रू और फॉल्स केस से ही दिखाते हैं। अब अगर आप इस सवाल की बात करते हैं, 8 क्या 6 से बड़ा है, मेरा सवाल यही है कि 8 क्या 6 से बड़ा है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि 8 6 से कितना बड़ा है। अगर मेरा सवाल होगा कि 8 6 से कितना बड़ा है, देन तो मैं 8 माइनस 6 कर दूंगा और इसका मुझको उत्तर मिल जाएगा 2। ये मेरा सवाल है ही नहीं यहाँ पे। मेरा सवाल तो खाली इतना है कि मैं मालूम करना चाहता हूँ कि क्या ये से बड़ा है कि नहीं है। ओके, और देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दिया है। अब मैं ज़रा से इसको आपको आर में करके दिखाता हूँ। 8 ग्रेटर देन 7, 8 7 से बड़ा है, यस बड़ा है, आंसर आ गया 7। मैंने कहा 8 7 से छोटा है, आपका आंसर आ गया फॉल्स। ओके, अब हमने साथ में किया इज ट्रू 8 ग्रेटर देन 7, आंसर आ गया ट्रू। हाँ, ये तो सही है। और वैसे ही मैंने चेक किया इज ट्रू 8 स्मॉलर देन 7, मतलब क्या 8 7 से छोटा है, आंसर हो गया फॉल्स। ओके, अब अगर ये आपके दिमाग में कोई डाउट अगर है कि हम इस ट्रू को अगर हम स्मॉल कर दें तो क्या होगा, तो देखिए इस ट्रू, ये इसने फंक्शन को नहीं फाइंड किया, ये कह रहा है, और आपको देख के लग गया कुड नॉट फाइंड फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एरर मैसेजेस आते हैं जिनको पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो ये आपको यही तो बता रहा है कि कुड नॉट फाइंड अ मैसेज, मतलब कि इसका जो फंक्शन लिखा गया है उसको ऐसे लिखा गया इज ट्रू। और इसके साथ में आप अगर देखोगे ना, इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर भी होते हैं कि अगर हम कह दें 9 + 8 और 9 + 9 इज स्मॉलर देन से 8 + 8, आ गया फॉल्स। ऑब्वियसली 18 है, उस 16 से छोटा थोड़ी है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप जब यहाँ पर ऑपरेटर ले रहे हैं, आप यहाँ पर इनको कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर के फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सम C99 इज लेस देन सम ऑफ C88। देखिए आंसर आ गया फॉल्स। और इसी को आप अगर इस ट्रू के फॉर्म में भी करना चाहें तो भी आप इसको इस ट्रू कर सकते हैं। देखिए आंसर मिल जाएगा आपको ये। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपके किसी भी फंक्शन के साथ में और बाकी किसी जो सिंगल वैल्यूज़ हैं उनके साथ में भी काम करते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और अगले लेक्चर में हम अपने इसी लॉजिकल ऑपरेटर्स के डिस्कशन को आगे भी लेकर के जाएंगे। अभी मुझे इसमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आपको सीखना है। लेकिन आपका काम क्या है, आप आज मैंने ये जो टॉपिक्स कवर करे हैं इनके छोटे छोटे
उदाहरण अपनी ओर से तैयार करके आर कंसोल में उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप नंबर्स को लीजिए और नंबर्स को क्लब करके आप उनका कोई फंक्शन बना लीजिए, सम, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, या आपने जो फंक्शंस पढ़े हुए हैं पहले, आप उन फंक्शंस को यहाँ पे लिखिए कि अगर हम कहें कि 9999 का सम क्या 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 का स्क्वायर रूट से छोटा होता है कि बड़ा होता है? या अगर हम कहें 1 से 10 तक के नंबरों का सम क्या 1 से 10 तक के सारे नंबरों के प्रोडक्ट से कम होता है कि ज़्यादा होता है? ये कैसे पता किया जाए? इस तरह के मेरे पास बहुत से सवाल बन सकते हैं। आप इन सवालों को खुद से सोचिए, तैयार कीजिए और मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।